अब कुछ साल पीछे चलते हैं, शुरुआत की तरफ। तुमने मेंशन किया था कि तुमने सुपर इंटेंसिव एजुकेशन वाले स्कूल में पढ़ाई की। मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा अगर तुम उसके कुछ पावरफुल एस्पेक्ट्स बताओ, लैंग्वेजेस से लेकर मैथ तक। क्या तुम थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो कि उस एजुकेशन में कौन-कौन से रिगोरस एस्पेक्ट्स थे और तुम्हें उससे क्या मिला? मैं तब 11 साल का था जब मुझे सेंट पीटर्सबर्ग के एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल में एंट्री का मौका मिला और वहाँ एडमिशन के लिए हमें एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट को पास करना होता था। स्कूल के पीछे सोच ये थी कि अगर तुम एक टीनेजर के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरने की कोशिश करते-करते मैथ्स और फॉरेन लैंग्वेजेस पे फोकस कर रहे हो, तो स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ऐसे चेंजेस आएँगे जो उस स्टूडेंट को बाकी डिसिप्लिन्स को समझने में उसके काम आएँगे। लेकिन इस वजह से हमारी एक ऐसी क्लास थी जिसका कोई एक फ़ोकस नहीं था। उसमें कई तरह के डिसिप्लिन्स फ़ॉलो किए जाते थे। हमें कम से कम 4 फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़ पढ़नी होती थीं, जैसे लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और साथ ही हम एंशिएंट ग्रीक भी सीख सकते थे। हमारी बायोकेमिस्ट्री या साइको एनालिसिस और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जैसी क्लासेस होती थीं। स्कूल की बाकी क्लासेस से इस क्लास में फ़र्क ये था कि हमारा स्कूल सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा था और उसे एकेडमिक जिम्नेजियम कहा जाता था और बाकी क्लासेस जो किसी एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होती थीं जैसे फिज़िक्स या मैथ्स या हिस्ट्री, इसने कोशिश की कि इन सब स्पेशलाइज्ड क्लासेस से बेस्ट चीज़ें लेकर एक ही करिकुलम में डाल दें। क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल क्लास थी, तो सीधा ए स्टूडेंट बनना मुमकिन नहीं था। हर सब्जेक्ट में एक्सेलेंट होना मुश्किल था। कोई भी इसकी कोशिश करने को भी राज़ी नहीं था। मान लेते हैं कि कोई इसे हैंडल नहीं कर सकता। ये इंसानी दिमाग की हदें परखने जैसा है। 4 भाषाएँ एक साथ, मैथ, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, बेसिकली दिमाग पे इतना ओवरलोड डालो कि देखें क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये एक एक्सपेरिमेंट था हाँ, और ये 90 के दशक के बीच की बात है जब रशिया और ख़ासकर उसका एजुकेशनल सिस्टम पहले इतना रेगुलेटेड नहीं था, जितना आजकल है। वो रशियन हिस्ट्री के 2 पड़ावों के बीच का दौर था। मेरा मतलब है सोवियत हिस्ट्री और 21st सेंचुरी की मॉडर्न रशियन हिस्ट्री। खैर, उस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो मैं इस स्कूल में आया ही इसलिए था, क्योंकि बाकी स्कूलों से मुझे बार-बार निकाल दिया जाता था। अथॉरिटी को चैलेंज करते थे। मैं सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा था पर पता है, बर्ताव में नहीं। 90 के शुरुआती दशक में सोवियत यूनियन में बिहेवियर ग्रेड होता था। हो सकता है आज भी हो, मैं कह नहीं सकता। मेरा बर्ताव काफ़ी खराब था। हमेशा टीचर्स को चैलेंज करना, उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना। वैसे ये इतनी बुरी बात भी तो नहीं, है ना? जैसे अगर सोच कर देखो, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा ही हुआ, है ना? मतलब नौजवानों को इज़्ज़त से ही सही, लेकिन अथॉरिटी को, बड़े बुज़ुर्गों की बातों को चैलेंज करना आना चाहिए, है ना? मेरे ख़्याल से मैं बहुत ही लकी था कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे एंड तक स्कूल से निकाला नहीं गया। क्योंकि नॉर्मली अगर तुम हमेशा अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते रहोगे तो तुम्हें सारे स्कूलों से निकाल दिया जाएगा और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो आखिरकार मुझे एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला, जहाँ टीचर्स को चैलेंज करना आम बात तो नहीं थी, लेकिन कोई बड़ी बात भी नहीं थी। किसी न किसी बात को लेकर अपनी टीचर्स से मेरी बहस होती रहती थी और आम तौर पर वो हमें अपनी राय रखने का मौका देते थे और कभी-कभी वहीं से हम सच की तह तक पहुँच जाते थे। लेकिन सच कहूँ तो तब मैं अपनी लाइफ़ से काफ़ी बोर हो गया था। हर टीनेजर की ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है, जब उसे इस तरह का एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि मुझे वैसे भी स्कूल जाना ही है, तो क्यों ना कुछ नामुमकिन सा करने की कोशिश करके दिखाया जाए। जैसे कि बेस्ट स्टूडेंट बनकर हर एक सब्जेक्ट में ए हासिल करना या ऐसा ही कुछ।
रशियन सिस्टम में जिसे हम 5 कहते हैं। इस कोशिश में मैं काफ़ी देर तक लगा रहा। दरअसल वो बहुत मुश्किल था क्योंकि हमें उसके लिए उतना समय ही नहीं मिल पाता था। मतलब अगर मैं बैठकर 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ता भी रहूँ, तो भी सारे होमवर्क, असाइनमेंट्स पूरे करने और सभी टेस्ट्स की तैयारी करने का टाइम ही नहीं बचता था। तो मैंने क्लास के बीच के ब्रेक्स का यूज़ किया, लेकिन आखिरकार मुझे अपना मनचाहा रिज़ल्ट मिल ही गया। मेरे हर सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स आए और इस बात को लेकर मैं कुछ टाइम तक बहुत खुश भी रहा। एक साथ 4-4 लैंग्वेजेस और फिर साथ में अलग-अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़कर एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में तुमने क्या समझा? मतलब अगर यंग लोगों के लिए तुमको शुरू से एक एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करना हो, खासकर 21st सेंचुरी में, तो वो कैसा होगा? मैथ्स की अहमियत को लेकर तुमने लिखा था कि वो हर चीज़ के बेस की तरह होती है। हाँ, मेरा अभी भी यही मानना है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग को शेप करती है। दरअसल मैथ्स हमें लॉजिकल थिंकिंग के ज़रिए बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उन्हें सही सीक्वेंस में डालना, उन्हें पेशेंटली हल करना और काम न बने तो फिर से कोशिश करना सिखाती है। यही स्किल आपको प्रोग्रामिंग में चाहिए होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चाहिए होती है और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने में चाहिए होती है। और ये स्कूल के उन चंद सब्जेक्ट्स में से एक है जो हमें एनकरेज करता है कि दूसरों की बात को पत्थर की लकीर मानकर उन्हीं की राय को दोहराने के बजाय हम अपनी खुद की सोच डेवलप करें। ये काफ़ी ज़रूरी होता है और वैसे भी जब तुम्हारा मैथ अच्छा हो, तो तुम्हारी फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, कोडिंग भी अच्छी हो जाती है। हैरानी की बात नहीं कि ज़्यादातर सक्सेसफुल टेक फाउंडर्स और सीईओ मैथ्स और कोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो आखिरकार यही तो वो मेंटल स्किल है जिस पे हम भरोसा करते हैं। लेकिन उस वक़्त स्कूल में मुझे एक और बात भी समझ में आई और वो ये कि कॉम्पिटिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन ही वो चीज़ है जो स्कूल में कई टीनेजर्स को मोटिवेट करती है। तो और अगर तुम एजुकेशन सिस्टम से कंपटीशन हटा दोगे, तो बच्चे कहीं और कम्पीट करने के लिए मजबूर हो जाएँगे, जैसे कि वीडियो गेम्स में। पश्चिमी देशों समेत कई देशों में अब ये एक ट्रेंड बन गया है। अथॉरिटीज़ या पेरेंट्स के इरादे बुरे नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को स्ट्रेस हो। हम नहीं चाहते कि उनको एंग्ज़ायटी हो। तो चलो पब्लिक ग्रेडिंग सिस्टम को ही हटा देते हैं। कौन जीता, कौन हारा, कौन क्या, इस सारी रैंकिंग को ही ख़त्म कर देते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन इस वजह से कुछ बच्चे इंटरेस्ट खो देते हैं। हाँ, तुम लूज़र्स को तो एलिमिनेट कर देते हो, लेकिन साथ में विनर्स को भी एलिमिनेट कर देते हो। और उस उम्र में अगर आप बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव बनोगे, तो बड़े होकर स्कूल या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने पर भी वो असल ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि असल ज़िंदगी में तो कंपटीशन चलता ही रहता है, जॉब्स और प्रमोशंस के लिए, कस्टमर्स के लिए, और वहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। और इसका नतीजा ये है कि आज कई देशों में सुसाइड रेट्स, बेरोज़गारी और सारे नेगेटिव ट्रेंड्स में एक उछाल-सा देखने को मिलता है। ये वो देश हैं जिन्हें लगा था कि अपने एजुकेशन सिस्टम से कंपटीशन हटाना एक बढ़िया ख़्याल है। वो अभी भी लगे हुए हैं, उन्हें अभी भी लगता है कि कंपटीशन एक बुरी चीज़ है। कुछ हद तक वो अपनी इकोनॉमी से भी कंपटीशन हटाने में लगे हैं। वो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि हम लूज़र्स को हारने नहीं देंगे और विनर को ज़्यादा जीतने नहीं देंगे। लेकिन इससे
वो अपने पूरे सिस्टम को, अपनी पूरी इकोनॉमी को भी कम कॉम्पिटिटिव बना देते हैं। और इसीलिए यूरोप के कुछ देश अब चीन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मतलब हर उस देश से है जिसका एजुकेशन सिस्टम खड़े कंपटीशन पर टिका हुआ है। तो हर सिविलाइजेशन को ये मुश्किल फैसला करना ही पड़ता है। हम कंपटीशन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि आगे चलकर यही साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और समाज में समृद्धि लाता है। नहीं तो कंपटीशन को ये सोचकर ख़त्म भी किया जा सकता है कि फ्यूचर जनरेशंस को हम कंपटीशन से होने वाले स्ट्रेस से बचा सकते हैं। हाँ, मतलब इंसानियत के नज़रिए से तो यही सही लगता है। हम नहीं चाहते कि कम टैलेंटेड लोगों को तकलीफ हो, लेकिन ये भी सच है कि ज़िंदगी में फूलों से ज़्यादा कांटे होते हैं। कभी ना कभी तो उन पर चलना ही पड़ता है, और ये बात 16 आने सच है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपटीशन सच में स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत पावरफुल ड्राइवर होता है। जैसा तुमने कहा, मास्टरी परस्यू करनी चाहिए। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, खासकर यंग लोगों की, कि अगर वो किसी चीज़ में कम्पीट कर सकते हैं तो उस चीज़ में महारत हासिल करने की उन्हें मोटिवेशन मिल जाती है। और अगर एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ वैसा कर सकें जैसे चाइना करता है और जैसे कई और देश भी करते हैं, तो फिर हम बहुत सारे ब्रिलियंट और रेजिलियंट लोग डेवलप कर पाएंगे, और आगे चलकर यही लोग दुनिया में बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरे ख़्याल से इस बात का काफ़ी एविडेंस है कि बायोलॉजिकल तौर पर हम कम्पीट करने के लिए और ये जानने के लिए ही बने हैं कि दूसरे लोगों के मुकाबले हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, साथ ही हमारे टैलेंट्स क्या हैं। और कोई भी सोसाइटी ऐसे ही खुद को रेगुलेट करती है